टेररिज्म की बात कर रहे हैं वो पहले खुद आके समझे कि टेररिज्म कहते किसे हैं, और अगर ये टेररिज्म है तो वो क्या था जो 2006 में दीवारों पे बच्चों को बांध के तोपों से इजरायलियों ने उड़ाया था। पुराना हमला अपने हुकूक के लिए उन लोगों ने किया है, तो इसमें क्या तकलीफ है किसी दुनिया? वजीर आजम ने तो बयान दिया है, वजीर आजम को ने बहुत जल्दी में बयान दिया, गैरकानूनी बंदाना बयान है। उनको चाहिए था कि पहले मुल्क के लोगों से वो कंसल्ट करते, या जो अभी 4 घंटे हुए हमले किए हुए और आप कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए। आप किसके साथ खड़े हुए जब आप कहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े? आप खड़े हैं उन दहशतगर्दों के साथ में जो हक तलफी कर रहे हैं 1945 से लेकर अब तक। इंडियन मीडिया से पहले पूछिए कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो आतंकवादी घटना थी या नहीं थी। और किसी एक एंकर को चैलेंज कर रहा हूँ, ये जिसे आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, इसके एक एंकर को पकड़ लाइए मेरे पास और ये बैठ के मुझसे बात कर ले इसराइल और फलस्तीन के इशू पे, तो पता चल जाएगा इनकी नॉलेज क्या है। जो और हमास को किसी भी एक इंटरनेशनल बॉडी ने टेररिस्ट करार नहीं दिया है, तो अगर इसराइल कहता है तो इसराइल इज नॉट एन अथॉरिटी टू डिसाइड। सर, जिस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तंग आमद बजंग आमद की तरह है। पिछले 50 साल से फलस्तीनियों को परेशान किया जा रहा था, उनको बेघर किया जा रहा था, उनके औलादों को, उनके बच्चों को, उनके बूढ़ों को, उनके मर्दों को कत्ल किया जा रहा था, उनके टेरिटरीज को मुहासरे में रखा गया था, मस्जिद अक्सा पर बार बार हमले किए जा रहे थे, निहत्ते नमाजियों पर गोलियां चलाई जा रही थी, और मस्जिद अक्सा के अतराफ के इलाकों में मुस्तकिल वो हो रहा था, जो दरअंदाजी हो रही थी, कब्जे किए जा रहे थे, अरबों के मकानों पर कब्जे करके उनको निकाला जा रहा था। 90% अरब आबादी को कैंपों में रहने पर मजबूर कर दिया है, कहीं जॉर्डन में, कहीं मिस्र में, कहीं लेबनान में, कहीं सऊदी अरब में, कहीं तुर्की में मारे मारे फिर रहे हैं वहाँ के अरब। तो इतने बड़े प्रोवोकेशन के बाद भी सब्र से बैठे हुए थे पिछले 19 सदी से, तो आखिरकार तो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद करने का और अपने हुकूक को वापस लेने का हक हर एक को हासिल है। उसके उस हक के लिए फलस्तीनियों ने जो ये मुजाहिमत की है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अपना हक मांगेंगे और औरतों के साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे, उनको दंग करेंगे, रेड कराएंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये किसने किया? ये तो इसराइल करता रहा है एक लंबे अरसे से। नहीं, ये हमास का ग्रुप ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमास जो है वो तहरीक इस्लामी के नाम पर कायम हुआ हुआ एक ग्रुप है। वो ये नहीं कर सकता कि वो औरतों को नंगा घुमाना ये मजबूम हरकत करे, भले ही दुश्मन हो। इसराइल फलस्तीनियों का दुश्मन है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन तहरीक इस्लामी या हमास या अल फतह के ग्रुप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे, ये प्रोपेगेंडा है उन इजरायली एजेंसीज का जिनके हाथ में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है, और वो मीडिया के जरिए ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग जो इंडिपेंडेंट जराये से खबर लेने की कोशिश करेंगे, ये मालूम होगा कि डॉक्टर वीडियो है, ये कहीं ना कहीं से पुरानी वीडियो को लेके और दूसरे जगहों की वीडियो लेके इसराइल जो है वो यहूदियों का बना के दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं हो सकता। ये यकीनन ये बात सही है कि आधे घंटे के अंदर 500 रॉकेट दागे फलस्तीनियों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 7 बॉर्डर पॉइंट्स पर एक साथ फजर की नमाज पढ़ के हमला किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायलियों के जो फौजी अफसरान हैं उनको गिरफ्तार किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायली आबादियों में जो सिविलियंस रह रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। आज हजारों लोग फलस्तीनियों की कैद में आज पहली बार 50 साल के बाद आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहादुराना हमला अपने हुकूक के लिए उन लोगों ने किया है। तो इसमें क्या तकलीफ है किसी दुनिया? जो लोग ये कह रहे हैं, ये टेररिज्म की डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है टेररिज्म? टेररिज्म पे 1700 घंटे यूनाइटेड नेशंस और लीग ऑफ नेशंस ने मिलकर बहस की है। आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन कोई मुतफक्का डेफिनेशन दुनिया के सामने मौजूद नहीं है। तो जो लोग टेररिज्म की बात कर रहे हैं वो पहले खुद आके समझे कि टेररिज्म कहते किसे हैं, और अगर ये टेररिज्म है तो वो क्या था जो 2006 में दीवारों पे बच्चों को बांध के तोपों से इजरायलियों ने उड़ाया था? वो क्या था जो 2012 में जो इजरायलियों ने हमला किया था साउथ की साइड में? वो क्या है जो 2006 से लेकर आज तक 20 लाख लोगों को आपने ओपन जेल में बंद करके रखा है? वो क्या है जो अबू गरीब की जेलों में आप जाके तशद्दुद बर्पा करते हैं निहत्ते और मासूम और बेकसूर लोगों पर? वो क्या है कि आप पिछले 1945 से आज तक मुकामी आबादी को जो है उसको टेरराइज करके मार पीट के घर से भगा देते? उसे क्या कहेंगे? सर, आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता का ये बयान आता है कि इंडिया की सहानुभूति इजराइल के साथ। देखिए, आरएसएस की हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी इंडिया नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा है ना, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत जल्दी में बयान दिया है, बहुत आदिलाना बयान है। ये देश के जो ख्वाहिशात है और देश की जो पॉलिसी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। वजीर आजम ने जो बयान दिया है, वजीर आजम को ने बहुत जल्दी में बयान दिया है, गैरकानूनी बंदाना बयान है। उनको चाहिए था कि पहले मुल्क के लोगों से वो कंसल्ट करते, या जो हमारे बड़े सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स बैठे जो फलस्तीन और इसराइल के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पिछले 50-20 सदी से जो फलस्तीन को कवर करते हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए था। आपने खाली वो बयान दे दिया जो अमेरिका ने बयान दिया। तो अमरीकी बयान को रिपीट करना हमारे वजीर आजम की तरफ से कोई शोभनीय तो है नहीं। हम गैर जानीदार हैं इसराइल इसमें रशिया एंड यूक्रेन की जंग के मामले में। हमने कहा हम गैर जानीदार हैं, सारे देश को उसकी सपोर्ट हासिल है उस पॉलिसी की। ये मामले में ये कितनी दूर तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। अभी 4 घंटे हुए हमले किए हुए और आप कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए। आप किसके साथ खड़े हुए जब आप कहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े? आप खड़े हैं उन दहशत
साथ में जो हक तलफी कर रहे हैं 1945 से लेकर अब तक, कैसे ये बयान दे दिया? ये एक गैर सिफारती, अनडिप्लोमेटिक, अनपॉलिटिकल, अनपार्लियामेंट्री ये एक बयान है जो वजीर आजम ने दिया है, उनको रुजू करना चाहिए। ये बयान को मॉडिफाई किया जाना चाहिए। ये प्रॉपर बयान नहीं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट का ये बयान नहीं है, यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट का बयान हो सकता है। उनकी जो है एज और ओल्ड एक पॉलिसी है कि वो हमेशा इसराइल के को पालते रहे, उसको देते रहे। इंडियन मीडिया चिल्ला चिल्ला के हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं, आतंकवादी बता दे रहे हैं, इस पे क्या? तो इंडियन मीडिया से पहले पूछिए कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो आतंकवादी घटना थी या नहीं थी, और आतंकवाद की कितनी समझ है। इंडियन मीडिया से कहिए कि पहले, इंडियन मीडिया भी पूरा ना कहिए ना। इंडियन मीडिया दो किस्म का है, एक वो है जो गोदी मीडिया है, जो उन पैसों पे, जो कॉर्पोरेट के पैसों से पलता है। एक वो मीडिया है जो आप है, जो अल्टरनेटिव मीडिया है। तो आप पूरे मीडिया को नहीं कह सकते, आप गोदी मीडिया को कह सकते हैं। तो वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे कहिए कि वो आके पहले टेररिज्म पे बहस कर ले कि टेररिज्म किसे कहते हैं, और ये बताइए ये एंकर्स की नॉलेज क्या है, ये कितने पढ़े, ये तो मैं जानता हूँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे साथ बैठ के बहस कर ले। उनको फलस्तीन और इजराइल के किस्से के बारे में 100 साल पुराना किस्सा है, क्या जानते हैं ये लोग इजराइल और फलस्तीन के किस्से के बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा इजराइल और फलस्तीन के बारे में। इनके बॉसेस तोते की तरह जो इनको रटवाते वो ये बोलना शुरू कर देते हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई नॉलेज नहीं है। किसी एक एंकर को चैलेंज कर रहा हूँ, ये जिसे आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, इसके एक एंकर को पकड़ लाइए मेरे पास और ये बैठ के मुझसे बात कर ले इजराइल और फलस्तीन के इशू पे, तो पता चल जाएगा इनकी नॉलेज क्या है। जो जिनको ये टेररिस्ट बोल रहे हैं, इनको क्या मालूम है कि इजराइल ने क्या क्या बजालिम वहां पे किया है? इनको क्या मालूम है कि फलस्तीन ने, कि मुसलमानों ने वहां क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किया है और खामोशी और सब्र के साथ बर्दाश्त किया है? इनको क्या मालूम है कि रीजन क्या है फलस्तीन का, शुरू कहां से हुआ झगड़ा, क्यों शुरू हुआ, 100 साल की हिस्ट्री क्या है और पिछले 1500 साल की हिस्ट्री फलस्तीन और इजराइल की क्या, क्या जानते हैं ये? तो कुछ जाने समझे बगैर सिर्फ अपने आका के इशारे पर आका के दिए हुए अल्फाज बोले, तो ये आका के हुक्म की बरदारी है। नौकरों का, मुलाजिमों वाला, गुलामों वाला एक अंदाज है कि गुलाम बन के आका ने जो कह दिया गुलाम ने वो दोहरा दिया, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है ना, कोई ये जो फैक्ट्स है उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो बोलते रहिए टेररिस्ट। यूनाइटेड नेशंस ने बोला टेररिस्ट हमास को। हमास एक इलेक्टोरली इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है गजा स्ट्रिप की, इस फैक्ट से कोई इंकार नहीं कर सकता दुनिया में। 2006 में भी इलेक्शन हुआ और उसके बाद भी हुए, और अभी जो अल-फतह ग्रुप है, जो रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप भी कहा जाता है, वो और हमास दोनों एक साथ है। तो क्या अल-फतह टेररिस्ट है जिसने हमास से वायदा किया है? और हमास को किसी भी एक इंटरनेशनल बॉडी ने टेररिस्ट करार नहीं दिया है। तो अगर इजराइल कहता है तो इजराइल इज नॉट एन अथॉरिटी टू डिसाइड, अगर यूएस कहता है तो यूएस इज नॉट एन अथॉरिटी टू डिसाइड। अगर डिसाइड करेगी तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी डिसाइड करेगी ना कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है। तो ये यूएन ने कभी भी नहीं कहा। तो अगर इंडियन मीडिया बोल रहा है, इंडियन का गोदी मीडिया बोल रहा है, तो ये जाहिर है कि अपने आपा की मुलाजमत बचाने की एक कोशिश है जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी मीडिया सच बोलता ही नहीं है। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तारीख में ऐसा किया जाएगा कि याद रखा जाएगा, ऐसा सबक सिखाएंगे। हमास ने जो कुछ किया एक तारीखी इक़दाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उठा के देख लीजिए 100 साल की तारीख में फलस्तीन के अवाम ने, मुकामी अवाम ने पहली मर्तबा अपने हक की मुजाहिमत के लिए तन्हा इक़दाम किया है। इससे पहले जितनी भी 2 जंगें 3 जंगें हुई उसमें अरब ममालिक उनके साथ थे। ये पहला मौका है कि फलस्तीन में दाखिली तैयारी करके फलस्तीन के मजलूमीन ने एक फौजी कार्रवाई अपना अपने बल पर की है। ये पहला मौका है, तो तारीखी मौका है। और ईरान का सपोर्ट हासिल है उनको। इजराइल के दावे है ना, इजराइल से बड़ी झूठी रियासत नहीं है कोई जिसने आज तक अपना दस्तूर बनाने के लायक नहीं है, आज तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनाया। वो हमेशा एक कोलिशन गवर्नमेंट में रहे कि फ्रैक्चर्ड अनस्टेबल पॉलिटी, फ्रैक्चर्ड अनस्टेबल इकोनॉमी, फ्रैक्चर्ड अनस्टेबल पब्लिक, आवाम तक सड़कों पे उनके रहते, उनकी बात का क्या एतबार है? 75-70 लाख लोग उनकी कुल वहाँ हिमायत करने वाले लोग हैं, बाकी 1.5 करोड़ के मुल्क में 60% से ज्यादा उनके मुखालिफ है। वो पहले अपने मुल्क में एक कंसेंसस अपने बारे में कायम कर ले, तब उनकी बात काबिल एतबार कुछ किसी हद तक हो भी सकती है, अभी तो नहीं है। रहमान साहब, हमास को हिजबुल्लाह का साथ मिल गया, अभी हमने खबर पड़ी कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है, इसको किस तरीके? मैं इसीलिए कह रहा था, देखिए इसका एक्सपेक्टेशन था कि पड़ोस से हिजबुल्लाह हमास की हिमायत में पहले से खड़ा रहा है, हमेशा खड़ा रहा है, और इस मामले में हिजबुल्लाह सामने आएगा। हिजबुल्लाह अगर सामने आता है तो सीरिया भी सामने किसी वक्त आ सकता है। अगर सीरिया सामने आता है तो ईरान जो अभी तक प्रॉक्सी की हैसियत से हिमायत करता था हिजबुल्लाह और हमास की, वो बराह रास्त भी सामने ना आ जाए कहीं। और अगर ईरान बराह रास्त सामने आता है तो एक बहुत बड़ी जंग होगी। अगर ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह का, लेबनान का हिजबुल्लाह और ये सब आ जाते हैं तो मजबूरी बन जाएगी बहुत सारे ममालिक की कि वो भी उनके साथ, तो बहुत बड़े खित्ते में ये एक जंग फैल सकती है, ये आग फैल सकती है। और इसमें जो ममालिक शरीक हैं उनमें से सारे ममालिक भारत के दोस्त ममालिक हैं,
मिस्र भारत का दोस्त है, ये जॉर्डन भारत का दोस्त है, सीरिया भारत का दोस्त है, ईरान से हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप है। ऐसे में एकदम से कह देना खड़े होके कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, बुरे वक्त में हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ये नादानिशमंदी है, ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये बहुत जल्दबाजी है, ये इसका नुकसान देश को हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जंग अगर, और हिजबुल्लाह की खबर है कि उन्होंने मिसाइल दागे हैं, तो 2006 में बहुत बड़ी जंग हुई थी और हिजबुल्लाह की ने जो जंग लड़ी थी, अकेले हिजबुल्लाह ने लड़ी थी इजराइल के साथ, उस जंग में पसीने आ गए थे इजराइल को, 15 दिन में जंग बंदी तो हिजबुल्लाह जीता था उस जंग में, याद रखना चाहिए। और आज जो मरहला है, हिजबुल्लाह अगर रॉकेट्स दाग रहा है तो ये सीरिया खामोश नहीं बैठ पाएगा बहुत देर, सीरिया अगर इन्वॉल्व हो गया तो ईरान खामोश नहीं। ये इस पूरे रीजन में रूस और यूक्रेन की तरह का नहीं है, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मखदूश मामला है, बहुत फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। इंडिया को किसके साथ होना चाहिए? मोदी जी ने ट्वीट कर दिया उनके सपोर्ट में। देखिए, इंडिया वो मुल्क है जिसने गैर जानिबदार तहरीक खड़ी की थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाने वाले 3 ममालिक में से एक भारत था और हमने उसकी क़यादत भी की। हम रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में गैर जानिबदार हैं, यही स्टैंड हमें लेना चाहिए फलस्तीन और इजराइल के बारे में कि भारत गैर जानिबदार रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जंग को रोकने की कोशिश करने में भारत का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि जंग रोक के हम मीडिएशन करें, हम सालिस का रोल अदा करें। विश्व गुरु बनने का दावा हमको है ना, विश्व गुरु तो जब ही बनेंगे ना जब 2 लड़ते हुए लोगों को रोके आपस में जंग करने से, तो वो रोल भारत को प्ले करना चाहिए। भारत पार्टी बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप सर बीजेपी कह रही है मोदी का भारत है अब? नहीं, बीजेपी और आरएसएस रूलिंग क्लास है और ये हमेशा से इजरायली जालिमों के साथ खड़े रहे, खुद भी जालिम है, हर जालिम के साथ खड़े। लेकिन मोदी जी का ताल्लुक आरएसएस और बीजेपी से जरूर है। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते वो आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं, में देश चले, प्रधानमंत्री को देश का ख्याल रखना। इस जंग को लेकर पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट गई है, कुछ लोग इसको आतंकी हमला बता रहे हैं, कुछ इसको आजादी की लड़ाई बता रहे हैं। ईरान में इस हमले का जश्न मना है, किस तरीके से देखते हैं? फलस्तीन के अंदर भी मनाया गया, मगरबी किनारे में भी आजादी का जश्न मनाया गया, पार्लियामेंट में मना है। तो वो तो 2 हिस्सों में पूरी दुनिया नहीं बटी है। दुनिया का गालिब हिस्सा फलस्तीनियों के साथ पहले भी खड़ा था और आज इस जंग के बाद भी खड़ा है। यूरोपीय दुनिया इजराइल के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, इतना ही फर्क है। तो जो यूएस, यूके एंड यूरोपियन यूनियन, इसमें जो आप गौर से देख लीजिए सारे बयान, सिर्फ उन्होंने इजराइल की हिमायत की या उसके साथ उनके जेर असर भारत ने की। जो भारत में क्रिटिसिज्म हो रहा है, पूरा भारत के जो बुद्धिजीवी क्लास है वो इस बयान का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर यूरोप ने उसकी की है। बाकी एशिया, देखिए जो पॉलिटिकल चेंज आए हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदला है, आज एशिया खुद को कंसोलिडेट कर रहा है। अब एशिया में पूरा अरब वर्ल्ड भी शामिल है, वेस्ट एशिया का ईरान वगैरह भी शामिल है, ये हमारा रूस और चीन भी शामिल है, फार ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ये सब कंसोलिडेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। यूरोप एक तरफ पोलराइज हो रहा है। हमको सोचना पड़ेगा कि पूरा का पूरा हम एशिया में है तो एशिया के साथ रहेंगे या यूरोप के साथ रहेंगे। तो देश दुनिया का 70% ममालिक फलस्तीन के साथ खड़े, इजराइल के साथ नहीं। लेकिन सर भारत से भी आवाज उठ रही है कि अगर भारत सरकार जब इजराइल के साथ खड़ा है तो भारत में रहने वाले लोग फलस्तीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये भारत सरकार अगर गलत खड़ी है तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसको तो गलत बताना पड़ेगा ना कि आप गलत खड़े हुए, तो गलत बताया जा रहा है। ये तो भक्त लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के जो ऐसी बात कर रहे हैं, ये देश के लोग, सारा का सारा देश ऐसी बात कर रहा है, ऐसी बात तो नहीं। लोग कह रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, कहीं देश के लिए खतरा पैदा नहीं, वो चिन्हित तो ये लोग को करना पड़ेगा कि जो देश हित के खिलाफ सोच रहे हैं। भाई जहां पर हम नॉन अलाइंड रह सकते हैं, जहां मीडिएशन कर सकते हैं, वहां पार्टी बन जाएंगे। वो भी उस मुल्क के लिए जो ट्रेडर कंट्री है, वो भी उस मुल्क के लिए जो गासिब बन के जिसने ऑक्युपायर है, उस मुल्क की हिमायत में आप खड़े होंगे। वो भी वो मुल्क जो ये बता नहीं सकता कि उसके ऊपर हमला होने वाला है अगले 24 घंटे में। वो मुल्क जिसकी आर्मी जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ताश के पत्तों की तरह इजराइल की आर्मी ढह गई, उस मुल्क के फेवर में हम खड़े होंगे। वो देश हित होगा। अरे आप देश हित में है या देश के खिलाफ है तो ठीक नहीं, इन लोगों को करना चाहिए जो देश हित के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है लड़ाई आजादी की लड़ाई जो फिलिस्तीन लड़ रहा है, हमारा लड़ रहा है, ये इंसाफ के उसूल की लड़ाई है? आप बेघरों को बेघर किए हुए, आप फैक्ट्स को चेक कीजिए ना। फलस्तीन के अरब जो वहां की मुकामी सैकड़ों हजारों साल की आबादियां थी, वो आज कैंपों में रह रहे हैं। आज लाखों फलस्तीनी अरब अपने मुल्क से बाहर दरबदर एक बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में है। तो क्या उनके साथ कोई इंसाफ हुआ है? क्या उन्हें अपने मुल्क में वापस जाने का हक हासिल नहीं है? क्या वो मुहाजिर की तरह जिंदगी भर पड़े रहेंगे, उनकी नस्लें मुहाजिर रहेंगी? क्या जो जिन लोगों को 20 लाख लोगों को आपने ओपन जेल में बंद रखे हैं, क्या उन्हें आजादी से सांस लेने का हक नहीं? बताया सारी दुनिया, तो दुनिया खुद बोले कि एक जेल में आपने किस कसूर में रखा हुआ है? 20 लाख लोगों को जेल में जो आपने ओपन जेल में रखा है गजा पट्टी में, वो उनका क्या कसूर है? उन्होंने हमास को वोट देके अपनी सरकार अपनी मर्जी से चुनी जमहूरी उसूलों के मुताबिक, क्या ये जुर्म है उनका?
क्या उस जुर्म की सजा ये दी जाएगी और किस बुनियाद पे, कौन, क्या लेजिटिमेसी और क्या मैंडेट है इजराइल का कि उसने मुहासरे में रखा है 26 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर के गजा स्ट्रिप के 20 लाख लोगों को 2007 से लेके अब तक? क्या लेजिटिमेसी है? कोई जवाब है दुनिया में? और क्यों दुनिया खामोश थी इसको लेके अभी तक? क्यों वो मुहासरा नहीं खत्म किया गया? क्या इस पर कोई बहस करने को तैयार है दुनिया में? तो आए बहस करें, तब देख लेते हैं।